17 के माध्यम से इस देश में अस्पृश्यता को खत्म किया कानूनी तौर पे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अनुकंपा से उसकी जन स्वीकार्यता तब हुई जब महाकुंभ में 67 करोड़ लोगों ने भेदभाव का तिलांजलि कर दिया और एक रूपता में बंधे नजर आए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद सामाजिक न्याय के, सामाजिक सामरस्यता के महानायक हैं। इसके लिए मैं आप सबसे खड़े होकर के मैं चाहता हूं ताली बजा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री बिजलाल जी जो सदस्य राज्यसभा हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अति शीघ्र। माननीय मुख्यमंत्री, उपस्थित ब्रिजेश पाठक जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और मंचासीन महान भावगण और यहाँ उपस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी अनुयायी, सबसे पहले मैं इस अवसर पर बाबा साहब की जन्म जयंती पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी हमको यहाँ एक संविधान गिफ्ट में दिया गया है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो इस संविधान में भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, वो इस पर उकेरी गई थी। जहाँ इसमें राम दरबार था, वहाँ भगवान बुद्ध का चित्र था, महाभारत का था, मोहनजोदड़ो था, ये सब चीजें संविधान में थी जिस पर दस्तखत हुए हैं सभी महानुभावों के जो संविधान सभा के सदस्य थे। कांग्रेस को इतनी चिढ़ थी भारतीय संस्कृति पर कि उन्होंने जो भी कानून की किताबें संविधान की छपी उस पर से वो रेखा चित्र जो थे, भारतीय विरासत थी, उस सबको निकाल दिया गया। ऐसी शर्मनाक हरकत, इनको भारतीय संस्कृति से नफरत रही। अभी ये मैं राज्यसभा में भी बजट सत्र में ये मसला उठा और उसमें जब कहा गया तो कांग्रेस के भाइयों ने कहा नहीं साहब गलत है। उसी समय संविधान लाई गई ओरिजिनल, जिसकी कॉपी यहाँ दी गई है और दिखाया गया ये था और आपने इसको हटा दिया गया। वहीं पर हमारे जो हमारे सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं माननीय धनखड़ जी ने सर्वसम्मत से सभा ने ये निश्चित किया कि जो भी अब संविधान छपेगा उन सब पर जो ओरिजिनल चित्र थे उसको यहाँ स्थापित किया जाएगा, वो रहेगा। तो ये चीजें जो संविधान का अपमान किया था कांग्रेस ने, जो अपने को हितैषी बताते हैं, वो किया। अभी किसी मैं अपना भाषण संक्षिप्त रखूंगा। ये बात आती है कि दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे बाबा साहब तो हमारे मसीहा थे, उन्होंने संविधान बनाया और किस तरह से संविधान उन्होंने समर्पित किया और किस तरह से उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको प्रताड़ित किया। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सम्मान किया। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये पार्टी ऐसी है जिसने कानून बनाकर दलितों को सशक्त किया। बहुत से हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं 2019 में का लागू हुआ संविधान संशोधन अधिनियम CAA। इसका दलितों से क्या संबंध है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल उसका हमारी पुस्तक का एक उन्होंने चर्चा की थी, जो मैंने लिखा है, सियासत का सबक जोगेंद्र नाथ मंडल जी। जब बाबा साहब को हरा दिया गया बॉम्बे में, उनको ले गए खुलना जैसोर सीट पूर्वी बंगाल जिताया
और जब ये बंटवारा हुआ वहाँ 56% हिंदू थे। बाबा साहब की कंस्टिट्यूएंसी आसाम बॉर्डर पर थी, उसको नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया गया और बाबा साहब बना दिए गए मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कांग्रेस के लोग कटाक्ष करते थे, बाबा आपका तो कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में है, वहां चले जाओ। बाबा साहब राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा ये भारत भूमि मेरा, यहीं जन्म हुआ है, यहीं मरूंगा। तो ये थे हमारे बाबा साहब राष्ट्रवादी। उसके बाद मैं आज नाम लेना चाहूंगा, बहुत कम नाम जानते हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल नाम लिया था M.R. जयकर। M.R. जयकर पुणे के रहने वाले थे, बहुत बड़े कानूनविद थे, प्रिवी काउंसिल में एडवोकेट थे और आज जो सुप्रीम कोर्ट है, अंग्रेजों के जमाने में नाम था फेडरल कोर्ट में जज थे। और जब उनको बाबा साहब को उनकी कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में दे दी गई तो M.R. जयकर साहब बड़े व्यथित हुए और उन्होंने अपनी सीट जो संविधान सभा के इस्तीफा दे दिया और फिर उस पर बाबा साहब चुन करके आए। तो इस तरह से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे और हमारा इतना बढ़िया संविधान दिया। अब मैं CA पर आता हूं। जब देश का बंटवारा हुआ तो दूसरे दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वो नमो शूद्र थे। आज जो बांग्लादेश में हिंदू भुगत रहे हैं वो हिंदू दलित हिंदू हैं, वो हैं नमो शूद्र। बाबा साहब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसमें बाबा साहब को जगह नहीं दी। उसमें 2 मंत्री बनाए गए थे, बाबू जगजीवन राम और जोगेंद्र नाथ मंडल जी। जब बंटवारा हो गया तो मंडल जी ने कहा बाबा साहब हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में अच्छे रहेंगे, और बाबा साहब की बात वो नहीं माने, पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने उनको बनाया पाकिस्तान का पहला कानून और लेबर मिनिस्टर और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। जब वो चले गए वहां तो जो दलित थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा हमारा नेता तो यहीं रह गया तो हम पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन जो अत्याचार हुआ दलितों पर 47 के बाद, अकेले जो आज का बांग्लादेश है 47 से 50 तक 50,000 मारे गए, और वो जानते कौन थे? दलित थे, क्योंकि वही मंडल जी के कहने पर वहां रुक गए थे। स्थिति ये बदली कि मंडल जी 8 अक्टूबर सन 50 मात्र 3 साल में भारत भाग आए, एक देश का कानून और लेबर मिनिस्टर, और कलकत्ता में 5 अक्टूबर 68 को गुमनामी में चले गए। जब मंडल जी भाग आए, हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे तो वहां भगदड़ मची और उनको बसाया गया बंगाल में, आसाम में, आपके लखीमपुर खीरी में। मैं पीलीभीत का SP रहा हूं, वहां 2.5 लाख दलित बंगाली हैं। उनको कांग्रेस ने नागरिकता नहीं दी और उसको नागरिकता दिया है नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में कानून बनाकर CAA। और उसमें जितनी नागरिकता मिली, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए, उसमें नागरिकता में 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। उनका विरोध किसने किया था? समाजवादी, कांग्रेस, TMC, ये तमाम लोगों ने। और CA के विरोध में आपने घंटा घर पर देखा है, यहाँ आपने देखा है किस तरह से उन्होंने हिंसा फैलाई, और महाराज जी ने किस तरह से जो संपत्तियां उन्होंने किया था उसको वसूला। तो यह है CAA, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा दलितों को हुआ। अब मैं आता हूं 370। आर्टिकल 370 बाबा साहब नहीं चाहते थे। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भेजा और उन्होंने कहा साहब 370 आप क्यों नहीं कर रहे हैं संविधान में? बाबा साहब ने कहा आपकी सीमाओं की सुरक्षा हम करें, खाना हम दें, सड़क हम बनाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलग मिल जाए, अलग झंडा मिल जाए, अलग निशान मिल जाए, ये जब तक भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री है मैं होने नहीं दूंगा। और बाबा साहब राष्ट्रवादी ऐसे थे, इन्होंने उसको होने नहीं दिया। फिर बाबा थोड़ा छुट्टी गए, तब इन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर ICS थे, कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनको करके नेहरू जी ने धीरे से 370 करवा दिया। वो 370 जब बाबा साहब को मालूम हुआ, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गए, TK कृष्णाचार्य त्रिपाठी के पास गए,
और बड़े मुश्किल से, चूंकि वो लोग रेजोल्यूशन कर चुके थे, तो उसको बनाया अस्थाई, कि अस्थाई व्यवस्था रहेगी, लेकिन उस अस्थाई व्यवस्था को कांग्रेस ने परमानेंट कर दिया। उसका काम अब उसमें आता हूं, खत्म करूंगा करके दलितों को क्या फायदा हुआ। 1958 की बात है, प्रताप सिंह कारो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, 32% दलित हैं पंजाब में सबसे ज्यादा। उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद जो अपने को प्रधानमंत्री कहलाते आए कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, दे दीजिए। उन्होंने कहा आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, लेकिन कहने करेंगे। और 262 परिवार अमृतसर और गुरदासपुर से गए थे, आज उनकी चौथी पीढ़ी है। जब तक 370 नहीं हटा तो दलित का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा पीएचडी कर ले, उसको नौकरी मिलती थी सफाई कर्मी की। और उस चीज को खत्म किया मोदी जी ने, और जो एक्ट बनाया 370 हटाया गया, तब जाकर वहां संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन लागू हुआ, और उन दलितों को, आदिवासियों को मिला है अपना अधिकार। इसे बात अपने बात में समाप्त करता हूं। तो ये मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब का सबसे अधिक सम्मान किया, पंचतीर्थ बनाया, और जो भी हमारी योजनाएं हैं वो पंडित दीनदयाल की उपाध्याय की जो अवधारणा है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर दलितों को जो सुविधाएं दी हैं सशक्त किया। एक चीज और कहूंगा, मोदी जी जब आए तो 2015 में SC/ST एक्ट जो पुराना था, आधा अधूरा था, जो कांग्रेस ने बनाया था 1989 में, उसमें परिवर्तन किया। एक्ट नंबर 1 2016 लागू हुआ। उसमें 14 जून 2016 को उसमें परिवर्तन किए गए, रूल्स बनाए गए। दलित अगर प्रताड़ित होता है तो क्या सुविधा मिलेगी, लंबाई बहुत उसमें नहीं जाता मैं विस्तार में। एक था उसमें, अगर दलित की हत्या नाम दलित द्वारा होती है तो उसको 8.25 लाख रुपया, 4,12,500 पोस्टमार्टम पर, 4,12,500 चार्जशीट में मिलेगा। और अगर वो, जी हाँ, वो मैंने ही पॉम्फलेट आप दिखा रहे हैं, वो मैंने ही वितरित किया था 1 लाख। उसके बाद अगर दलित कमाऊ है, उसको अंग भंग कर दिया गया, कोई काम नहीं कर सकता, महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो वो व्यवस्था की गई थी मोदी सरकार ने कि उसको 5,000 रुपया महीना मासिक पेंशन, डियरनेस अलाउंस के साथ, मकान नहीं तो मकान, और बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन। 3 घटना से 3 महीने तक का खर्च मैंने पार्लियामेंट में उठाया कई बार कि हमारे जो अपोजिट पार्टियां बैठी हैं, हर सेंटेंस में दलित, मजलूम, आदिवासी, किसी ने नहीं लागू किया। सबसे पहले लागू हुआ वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेंद्र नाथ मंडल जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने में बड़ी प्रमुख भूमिका अदा की थी, उनके साथ क्रूर व्यवहार दलितों के लिए बड़ा दुखद अध्याय है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री सिंह मरून जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तरीके से हम लोग जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। विशेष रूप से मंचासीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अप्रतिम योगदान है समाज में समानता लाने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब, आदरणीय सांसद जी श्री बिरलाल सिंह जी, जिनका बहुत ही सुंदर सारगर्भित उद्बोधन हमने अभी सुना, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी। मैं चाहूंगा एक बार निर्मल जी के लिए हम सब तालियां बजाएं। भाई साहब के नेतृत्व में हमारा अंबेडकर महासभा का ट्रस्ट फल फूल रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, हमारी लखनऊ की महापौर, श्री प्रमोद जी भाई साहब, श्री अमरनाथ जी भाई साहब,
डॉक्टर सत्या जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी बधाई आज के इस सुंदर अवसर पर। आज मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला, जो सरकार समाज में समानता लाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, विषमताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है, और व्यक्तिगत रूप से हम और आप क्या कर सकते हैं काम। जो डबल इंजन की सरकार के काम है उस पर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शाम हो जाएगा, फिर भी बात खत्म नहीं होगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना का जिक्र करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया पिछले साल 2 अक्टूबर को कि जितने भी लोग अत्यधिक गरीबी, अक्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको हमें चिन्हित करना है और 1 साल के अंदर बाहर निकालना है। और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें हम सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें देखना है कि ये चिन्हांकन सही से हो, क्योंकि चिन्हांकन के बाद में, जैसा चुनाव में हम लोगों ने कहा था, मोदी जी की गारंटी के साथ में सबको उनके अधिकार मिलेंगे। ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। हम लोग को भी इसमें अपना अपना योगदान करना है। एक और बहुत ही जबरदस्त योजना आदरणीय योगी जी ने दी है। हमने जब जीरो पॉवर्टी के जरिए, गरीबी शून्य योजना के जरिए चिन्हित कर लिया किन किन परिवारों को समर्थन देना है, उनको दिया भी, लेकिन जब तक उनकी नियमित आय नहीं होगी तब तक वाकई में गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। और इसको बहुत ही मजबूत योजना बना करके सीएम युवा एक योजना मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसमें 21 साल से 40 साल के युवा 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 4.5 लाख वापस करना है, 50,000 योगी जी वापस करेंगे। और अगर 4 साल के अंदर वापस किया, 4 साल के अंदर वापस किया तो उस पर कोई ब्याज भी नहीं होगा। और गली गली घर घर में देख रहा हूं हमारे युवा इसका लाभ ले रहे हैं। और तीसरा, जो फैमिली आईडी नाम से एक योजना तैयार की गई। आदरणीय योगी जी ने देखा, जब मैं समाज कल्याण मंत्री का चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 3 वर्ष पूर्व दिया, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण टारगेट दिया कि जब आधार के जरिए, राशन कार्ड के जरिए सरकार को पता है कि कितने परिवार कहां पे हैं, किसकी उम्र क्या है, किसकी आय क्या है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ योजनाओं में, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन की योजना है, इसमें कोई आवेदन न करना पड़े, सरकार सीधे स्वयं उनको पेंशन दे दे। इसकी योजना पूरी तैयार हो चुकी है और इस पे इस समय काम हो रहा है। ये मैं तीनों योजना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि समाज में विषमताएं ना हो, समाज में सब लोग तेजी से आगे बढ़े। बाबा साहब के 2 रूप हैं। एक अर्थशास्त्री का रूप है, जो अर्थशास्त्र, बिजनेस, इसको समझते थे कि कैसे हमें आजादी के बाद में उद्योग धंधों को तेज करना है। लेकिन साथ साथ उनका एक श्रमिकों को समर्थित करने वाला रूप भी है, अनुसूचित जाति को, बहनों को समर्थित करने वाला रूप भी है, जो कहता है कि प्रगति तो होगी लेकिन कोई पीछे ना छूटे। तो डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, जिसका काम यही है कि कोई यात्री ना पूछे, कोई डिब्बा ना पीछे छूटे, इसके लिए काम करना है। बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, गिव बैक टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस देना है। ये जो मैं अभी तक बोल रहा था, आदरणीय योगी जी ने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। ये उदाहरण दे रहा हूं, व्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज के दिन हम सबको ये भी विचार करना है कि हमने व्यक्तिगत रूप से अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में किसी को गिव बैक टू सोसाइटी, समाज को कुछ लौटाना है, इस सिद्धांत पे किया या नहीं। मुझे विश्वास है आपने किया होगा, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो हम लोग को आगे बढ़ना है। और बहुत आसान काम है। जिस प्रकार की योजना मैं बता रहा हूं, जिनको मिलनी है, अक्सर एक जिसको कहा जा रहा है डिजिटल डिवाइड हो जाता है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इसमें मदद कर सकते हैं। और बाबा साहब ने ये भी 1956 में जब उनका परिनिर्वाण हुआ, उससे कुछ महीने पूर्व 2-3 जगह उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, और जो मैं अपेक्षा करता था कि आज़ादी के बाद जो पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, वो 4 परिवारों को और आगे बढ़ाएंगे। पुनः बहुत से लोगों ने किया, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी किया। ये भी आज याद करने का दिन है। अभी 3 दिन पहले हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मोत्सव भी मना रहे थे, और बाबा साहब ने 3 महानुभूतियों को अपना गुरु माना, भगवान बुद्ध को, ज्योतिबा फुले जी को, और उन्होंने अप्रैल 11
का जो अभी कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि 2027 में 200 वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्मोत्सव के हो रहे होंगे, और ये अच्छा समय होगा कि हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी की स्मृति में कुछ अभी से तैयारी करें, कुछ स्मारक बनाएं, कुछ योजना बनाएं। इसके बारे में गहन चर्चा भी होगी और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज हम सब इस पावन अवसर पर एकत्रित हैं। मैं आपको पुनः बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से पे बैक सोसाइटी ही वो रास्ता है जिस पीड़ा को बाबा साहब ने इंगित किया था, उसको किसी हद तक पूरा किया जा सकता है। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, सदस्य राज्यसभा आदरणीय ब्रजलाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर महासभा के मुख्य कर्ता धर्ता सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय डॉक्टर सत्या जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, आदरणीय जयशंकर सहाय जी, आदरणीय सावित्री चौधरी जी, आदरणीय रचना चंद्रा जी, आदरणीय सर्वेश पाटिल जी, आदरणीय रामचंद्र पटेल जी, आदरणीय विनोद खरवार जी, उपस्थित सभी बाबा साहब के समर्थकों, अनुयायियों, पत्रकार मित्रों, बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्ग के लिए लगाने का काम किया। आजादी के आंदोलन के बाद संविधान की रचना में उन वर्गों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था की जो सदियों से वंचित थे। बाबा साहब का मूल सिद्धांत यदि हम देखें, शिक्षा और समानता के अवसर सबको प्रदान करना है। तो पूरे प्रदेश के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो वंचित पीड़ित हैं, हमें अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाना चाहिए, पास के विद्यालय में भेज करके, और यदि कहीं कोई समस्या है तो सरकार के संज्ञान में ला करके उसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जानी चाहिए जिससे समानता का अधिकार मिल सके। आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जन जन को समानता का अधिकार देने का काम किया है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल से लेकर जन उपयोगी जितने भी संसाधन हैं सबको बराबरी से देने का काम हमारी सरकारें कर रही है, चाहे केंद्र की है चाहे स्टेट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ को विकसित किया है, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लाइन ऑर्डर को लेकर के थी। दलितों पर लगातार अत्याचार, अनाचार होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने बराबरी का, समानता का हक देकर के किसी भी दलित पर आज तक अत्याचार हमारी सरकार में नहीं होने पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन नहीं करने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन केवल दो अंतर आपको बताना चाहता हूं। जो बाईं तरफ हमारे भाई बहन बैठे, सामने बैठे पत्रकार मित्र भी हैं, तरह तरह के लोग नई नई पार्टियां बना करके आपके वोट को छीनने के लिए आपके पास में छद्म भेष धर करके लोग आ रहे हैं। जैसे बहुरूपिया आते हैं, एक बहुरूपिया आपको काली माई बना दिखेगा, दूसरे दिन लैला मजनू बन जाएगा, तीसरे दिन वो छबीली भटियारिन बन जाएगा, चौथे दिन देखते हो दरोगा बन करके घूम रहा। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, आप याद करिए, जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, हर बूथ पर अगर दलित समाज को पीटा गया है, अपमानित किया गया है, जमीन पर कब्जा किया गया है,
बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, डकैतियां पड़ी है, मर्डर हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। आंकड़ा उठा करके आप देख लीजिए। और ये लोग तरह तरह का छाती कूट रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, केवल वोट लेने के लिए छद्म भेजदारी बहुरूपीय है ये। इनसे हमें होशियार रहना होगा। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि औरैया का कांड क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी के सरकार चल रही थी, मान्यवर काशीराम जी को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ करके पंचायत करनी पड़ी थी। हमारी दलित बेटी को अपहरण इन लोगों ने किया था। कोई भूला नहीं होगा पुराना इतिहास। आप लोग कभी भी 2 जून के कांड को नहीं भूल पाएंगे, जब बहन मायावती पर इन लोगों ने गैस सिलेंडर लगा करके जिंदा जलाने का प्रयास किया था। यही समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। आज छाती ठोक करके बात कर रहे हैं कि दलितों का वोट हासिल करने के लिए। मैं दलित समाज से कहना चाहता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थितियों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक एक दलित को उसका हक दिलाने का काम कर रही है। हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, पीने का पानी जल जीवन मिशन से मिला है, बच्चों को स्कूल की सुविधा मिली है, स्कूल की ड्रेस मिली है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे करके उनको सम्मान से जीने का हक देने का काम किया है। हम सब जानते हैं ढेर सारी सैकड़ों योजनाएं हैं। पटरी दुकानदार कौन धक्का खा रहा था? पटरी दुकानदारों को बगैर गारंटी के लोन मिल रहा है। आपको सम्मान से जीने का हक देने का काम किया है। और जो समस्याएं आपकी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लेकिन आपके बूथ पर वोट मांगने के लिए यदि समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग छद्म वेश धर करके आए तो उनको सचेत करिएगा। तुम्हारा इतिहास ये रहा है, जब जब सूबे में ताकत में सत्ता में आप रहो, गुंडई अराजकता को दलित समाज ने झेलने का काम किया है। हम तुम्हें कदापि वोट नहीं देंगे, गांव से बाहर आप चले जाइए। यही मैं आपसे आज बाबा साहब के जन्मदिन जयंती के अवसर पर कहना चाहता हूं। हमें प्रण लेना होगा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाना होगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से निर्मल जी का आभार प्रकट करता हूं। सब कुछ संयोजन करके बेहतर से बेहतर ढंग से आपने कार्यक्रम का आयोजित किया है। मुझे लगता है कि अगले साल निर्मल जी हम लोग अंबेडकर स्मारक में चलेंगे। आप सबको पता है कि नहीं पता है? जैसे दिल्ली में अंबेडकर स्मारक बना है, पूरे प्रदेश का टॉप का नंबर 1 का बिल्डिंग अंबेडकर स्मारक लखनऊ के हृदय स्थल इस्बाग के बगल में बन रहा है। भव्य ऑडिटोरियम, वाचनालय, प्रतीक्षालय और इसके बाद पुस्तकालय, बाबा साहब की प्रतिमा, अद्भुत स्थान बाबा साहब के स्मारक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाने का काम कर दिया है। बनकर के तैयार हो रहा है। जाकर के गुणवत्ता हम लोग समय समय पर देखते हैं। मुझे लगता है शीघ्र ही हम लोग वहां चल करके उसके उद्घाटन कार्यक्रम में संपन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। साथियों, एक सूचना भी देनी थी। एक स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और एक ये पत्रक है, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं। इसकी प्रतियां आज के बाद आप हमारे कार्यालय से ले सकते हैं। और साथियों, मुख्यमंत्री जी को मैं आहूत करूं, मैं 2 शब्द कहूंगा कि जब मैं माननीय ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, ईश्वर संत छात्रावास में थे। हम लोग जब प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो बड़ी ये अखबारों में छपता था, दक्षिण के नेताओं के लिए जब किसी का निधन होता था या कोई घटना होती थी तो उसके प्रशंसक आत्महत्या कर लेते थे। इतना क्रेज था दक्षिण के कुछ नेताओं का। तो हम लोग सोचते थे कि किसी नेता के लिए कोई अपनी जान दे दे, ये कैसे संभव है? लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देखा तो इनके लिए जीने का मन करता है, इनके लिए मरने का मन करता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां तुम पर नाज करेंगी, आने वाली पीढ़ियां तुम पर नाज करेंगी ऐ हम असरों, जब उन्हें मालूम होगा कि तुमने योगी आदित्यनाथ को देखा था। और इसी बात के साथ परम पूजनीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। (1891) में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया।
लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी। वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी हमें कार्य करना है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में देश के पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री बृजलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंध करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सरदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के अकाउंट खुलवाने का कार्य, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य। आप अनुमान करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण भी, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाने का काम, और जो मैंने 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की इस जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है, और मैं आया था। तब मैंने इस बात को कहा था, उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे, और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है, उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है। और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, कोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुरेट करने का काम, जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुरेट किया गया है। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरो पॉवर्टी, यानी कहीं भी गरीबी न रहे, कोई वंचित न रहने पाए, उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने के लिए, सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को हमने लिया है। और मैं आज यहां पे कह रहा हूं कि बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी, वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी, बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है, मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति
और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे निर्मल जी ने ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय के बारे में एक चर्चा की थी। हम लोग इस बात को दिखाएंगे कि जो उन्हें मानदेय मिल रहा है ये नियमित रूप से मिले, 6 महीने न लगे, 3 महीने न लगे, हर महीने उसे मानदेय मिले, उस समिति को मानदेय मिल जाए, जिससे जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं वे सम्मानजनक ढंग से घर में रह करके उस पूरी व्यवस्था का संचालन करने में भी योगदान दे सके। और ये व्यवस्था सरकार तत्काल लागू करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे आज बाबा साहब की इस पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक ढंग के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि वो तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी इसके बारे में। इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, बाबा साहब के जीते जी तो ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे।
और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के उन मूल्यों के प्रति जागरूक हों जो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं पाएंगे। आज सरकार सुविधा दे रही, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो उसका भी अभाव था। उन्होंने सामाजिक रूप से संगठित होकर के कार्य करने के लिए भी कहा। हर एक वंचित और दलित को मदद करने के लिए कहा। आर्थिक रूप से समुन्नत बनने के लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इसका रास्ता शिक्षा से ही आगे बढ़ता है और उस मार्ग का अनुसरण अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य हम दे पाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कौन इन योजनाओं को दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होना अगर हम उठा पाएंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिस मुहिम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी योजना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कर गुजर गए वो भीम थे, संविधान बनाने वाले भीम थे। हमने तो बस इतिहास